हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अलका गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज भरतपुर, राजस्थान। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्यारे से देश का संविधान, स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताएं। स्टूडेंट्स, आपने इसके पहले और दूसरे भाग देखे होंगे और आपने निश्चित रूप से मुझे बहुत प्यार दिया है। आपके लगातार मुझे कमेंट मिलते रहते हैं, आपकी बहुत सारी डिमांड मुझे मिलती रहती है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपकी जो भी आशाएं हैं, उम्मीदें, डिमांड्स हैं, उन पर मैं खरी उतरने का प्रयास करूँ। तो आज मैं आपके लेकर आई हूँ पार्ट 3। पर स्टूडेंट्स, ये निश्चित है कि आपको पूरा संविधान समझने के लिए आपको पहले और दूसरे भाग का अध्ययन करना होगा। वैसे मैं जो मेरी प्लेलिस्ट है वो आप देखेंगे, उसमें आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक भी आपको मिल जाएगा, उन्हीं के साथ में मिल जाएगा। जब आप वीडियो मेरा फर्स्ट और सेकंड देख रहे होंगे, थर्ड देख रहे होंगे आपस में, मैं कोशिश करती हूँ कि आपको लिंक साथ साथ मिलते रहें। और मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स को, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियोस के लिंक भी मिलते रहें, पुराने लिंक भी आपको मिल जाएं। और ये जो मैं संविधान आपको पढ़ा रही हूँ, ये स्विट्जरलैंड का जो नया संविधान है उसकी विशेषता है, नवीन संविधान की विशेषताएं हैं। क्योंकि नवीन मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने ज़्यादातर जो देखे होंगे वीडियोस स्विट्जरलैंड के संविधान के, वो पुरानी संविधान की विशेषताएं हैं। और चूंकि यहाँ का जो नया संविधान है वो 1998 में बना है और 1999 में वो लागू हुआ है, तो मैं जो विशेषता आपके लिए मेरी चल रही है, मेरा चूंकि ये थर्ड पार्ट है, तो मैं जो आपके लिए पढ़ा रही हूँ वो है मेरा स्विट्जरलैंड के नवीन संविधान की विशेषता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम आगे चलते हैं। अब संघीय संसद के दोनों सदनों के समान अधिकार। अक्सर देखिए क्या होता है कि जो पार्लियामेंट होती है, जैसे हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट है, व्यवस्थापिका है, संसद है, उसके स्टूडेंट जो दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनके समान अधिकार नहीं। लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली है और राज्यसभा थोड़ी कमजोर है, क्योंकि लोकसभा जनता के द्वारा निर्वाचित होती है प्रत्यक्ष रूप से। आप अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, वोट डालते हैं एमपी के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, और वो व्यक्ति फिर वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में पहुँच जाते हैं। राज्यसभा के लिए हम डायरेक्ट इलेक्शन नहीं करते। इसी प्रकार से आप देखिए जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है, उसके भी जो दोनों सदन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स, तो हाउस ऑफ जो कॉमन्स है, जो निम्न सदन है वहाँ का, वो ज़्यादा शक्तिशाली है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है वो कम शक्तिशाली है। अमेरिका में थोड़ा डिफरेंट है, वहाँ पर भी दो सदन है लेकिन उनकी दोनों की शक्ति में अंतर है। वहाँ पर जो सीनेट है वो ज़्यादा शक्तिशाली है और जो वहाँ का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो प्रतिनिधि सदन है, वो कम शक्तिशाली है। तो सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं तो आपको पढ़ा रही हूँ ना, बहुत अनूठा सा देश का संविधान, तो आपको सारी चीज़ें ही अनूठी इसकी लगेंगी। तो यहाँ के जो संघीय संसद के दोनों सदन हैं वो भी अनूठी विशेषताएं लिए हुए हैं, यानी यहाँ के दोनों सदनों के जो अधिकार हैं वो समान है। यहाँ की जो संघीय संसद है, यहाँ के जो नवीन संविधान है, उसकी संसद का नाम संघीय संसद है, ठीक है। और इसका जो पहला सदन है वो है प्रतिनिधि सभा और दूसरा सदन है सीनेट। और जो दोनों सदन है, यानी प्रतिनिधि सभा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ये वहाँ की जो कैंटनों की जनता है उसका प्रतिनिधित्व करता है। और स्विस जनता के जो प्रतिनिधि सभा है वो सारे जो जनता है, यानी पूरे आम नागरिकों का है ये तो। और यहाँ पर जो प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं वो प्रतिनिधि समानता के आधार पर नहीं, अपितु जनसंख्या के आधार पर चुनते हैं, यानी प्रत्येक कैंटन से जनसंख्या के आधार पर इसमें प्रतिनिधि चुन करके आते हैं। और जो हित हैं वो भी सामान्य जनता के होते हैं, क्योंकि वो सब इस आधार पर चुनकर आते हैं। जो दूसरा है सीनेट जो सदन है,
वो इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। और प्रत्येक कैंटन से जो अर्ध कैंटन मतलब पूर्ण कैंटन है, देखिए यहाँ पर दो प्रकार के कैंटन है, पूर्ण कैंटन और अर्ध कैंटन। तो पूर्ण कैंटन जो है उससे 2 व्यक्ति और अर्ध कैंटन से 1 सदस्य निर्वाचित किया जाता है। तो स्विट्जरलैंड में 20 पूर्ण कैंटन है, यानी 20 दूनी 40 और 6 अर्ध कैंटन है, तो टोटल हो गए 46, 40 सदस्य यहाँ पर संघीय परिषद, संघीय संसद का जो दूसरा सदन है सीनेट, उसके मेंबर होते हैं। आप देखिए मैं आपको समझाती हूँ, जैसे हमारे यहाँ पर राज्यसभा है, लोकसभा है, लोकसभा में जो सदस्य जाते हैं वो भी जनसंख्या के आधार पर चुनकर जाते हैं और राज्यसभा में भी जनसंख्या के आधार पर चुनकर जाते हैं। जैसे कि लोकसभा के लिए राजस्थान से 25 है, राज्यसभा के लिए 10 है। और जो उत्तर प्रदेश है वहां से संख्या ज़्यादा हो जाती है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज़्यादा है। या हम कहें कि कोई छोटा स्टेट है तो वहां से संख्या कम चुन करके जाती है। लेकिन स्विट्जरलैंड में ये स्थिति नहीं है। स्विट्जरलैंड में जो वहाँ का सीनेट है वहाँ पर हर जगह से बराबर के व्यक्ति जाते हैं चुन करके, पूर्ण कैंटन से 2 व्यक्ति और अर्ध कैंटन से 1 व्यक्ति। और ये जो असेंबली है यानी ये जो वो है पार्लियामेंट है, इसके सदनों को समान अधिकार है और कोई भी विधेयक चाहे वो धन विधेयक हो वो किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। प्राय क्या होता है कि जो धन विधेयक होता है, जो पैसे से संबंधित होता है, बजट आदि से संबंधित होता है, आय व्यय से संबंधित होता है, वो निचले सदन में होता है, जो जनता का सदन है उसमें होता है। लेकिन यहाँ पर किसी भी सदन में पारित हो जाता है, किसी भी सदन में स्टार्ट हो जाता है और दोनों सदनों की इक्वल सहमति आवश्यक है। और मतभेद यदि होता है किसी भी मुद्दे पर दोनों सदनों में, तो आपस में एक बैठक कर लेते हैं और उसका समाधान निकालने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों सदन बिल्कुल बराबर के हैं और चूंकि दोनों ही जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं तो कहीं भी किसी प्रकार की विभेद यहाँ पर दोनों सदनों में नहीं किया जाता है। दोनों सदन बिल्कुल बराबर के हैं। अच्छा, इसके अलावा एक जो विशेषता मैंने आपको शायद पार्ट 2 में आपको बताई थी, जो संघीय संविधान है यहाँ का, जो कन्फेडरेशन है यहाँ का, संघात्मक जो शासन है यहाँ का, वहाँ पर मैंने एक विशेषता आपको बताई थी कि कैंटनों के पृथक संविधान होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, भारत का संविधान एक है, ठीक है, प्राय सभी देशों में एक संविधान होते हैं। अमेरिका में हालांकि अपने संविधान है राज्यों के, ऐसे ही यहाँ पर तो देखिए स्टेट के संविधान है ही, आपको राज्यों के भी अलग संविधान मिलेंगे। राज्यों को जिलों को या कम्यून कहते हैं डिस्ट्रिक्ट को, और उनके भी अपने संविधान है। तो जैसे अमेरिका में अपने राज्यों के अपने अपने संविधान है, उसी प्रकार से स्विस कैंटन के भी अपने अपने संविधान हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ शर्तें निश्चित की गई हैं, उन शर्तों के आधार पर ही जो संविधान है वो बने रहेंगे। पहली चीज, कैंटनों के संविधान संघीय संविधान के विरुद्ध नहीं होने चाहिए, यानी कोई भी जो संविधान है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके नियम अनुसार ही होना चाहिए। यही स्थिति अमेरिका में है। दूसरी चीज, गणतंत्रात्मक होने चाहिए। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, गणतंत्रवाद का मैंने अलग से आपको एक इसमें जो विशेषता आपको बताई है, एक फीचर बताया है, उसमें भी मैंने आपको बताया है कि जो कैंटन का संविधान है वो भी गणतंत्रात्मक होना आवश्यक है। इसके अलावा कैंटन का संविधान उसकी जनता ने स्वीकृत कर लिया हो और मतदाताओं का बहुमत चाहे तो उसमें संशोधन कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर लोगों को अधिकार है ना, सारे अधिकार वहाँ लोगों को दिए हुए हैं। देखिए कितना अच्छा आपको लग रहा होगा कि काश हमें भी इतना अधिकार होता, कि हमारे संविधान में हमें बहुत सारी बुराइयां नज़र आती हैं और हमें लगता है कि ये बदल जाना चाहिए, ये बदल जाना चाहिए। लेकिन स्विट्जरलैंड में तो देखिए ऐसा लोग वहाँ कर सकते हैं, वहाँ के संविधान में भी बदलाव हो सकता है स्टूडेंट्स, है ना। अगली जो विशेषता है वो है शक्तियों का वितरण। तो स्विस संविधान में शक्तियों का वितरण है, चूंकि वहाँ पर कन्फेडरेशन है, जैसे कि अमेरिका में शक्तियों का वितरण होता है, वही आधार उसी प्रकार से स्विट्जरलैंड में भी शक्तियों का वितरण किया गया है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी संघ सूची वहाँ पर अलग से बना दी गई है, स्पष्ट रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ अधिकार दिए गए हैं
और कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर कि केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार है, वह समवर्ती अधिकार क्षेत्र है। जैसे हमारे यहाँ पर भी क्या एक संघ सूची है, एक राज्य सूची भी है हमारे यहाँ पर, और एक समवर्ती है, यानी कैंटन जो हमारे राज्य हैं उनको और सेंट्रल गवर्नमेंट को बराबर का अधिकार है कुछ पर, और कुछ पर केवल राज्य को है, कुछ पर केवल संघ को है। तो यहाँ पर राज्य सूची नहीं है, अपितु यहाँ पर एक तो केंद्र की सूची है, ठीक है, और संघ सूची जिसको कहें हम, दूसरी जो है यहाँ पर वो है समवर्ती अधिकार भी कुछ दिए हुए हैं, और अपशिष्ट शक्तियां हैं यहाँ पर, यानी बची हुई शक्तियां हैं, वो सारी शक्तियां अमेरिका की तरह से ही यहाँ पर भी इकाइयों यानी कैंटन राज्यों के पास है। यानी जो संघ सूची से और समवर्ती सूची से बची हुई जितनी भी शक्तियां हैं उन सबका फ्रीली प्रयोग राज्य कर सकते हैं, और इन विधायी शक्तियों के अतिरिक्त केंद्र और राज्यों में जो प्रशासनिक शक्तियां हैं उनका भी विभाजन किया गया है, आर्थिक शक्तियों का भी विभाजन किया गया है। और यदि किसी कैंटन में, किसी राज्य में शांति भंग हो रही है, कहीं कोई विद्रोह हो रहा है, सशस्त्र विद्रोह, कोई आपातजनक स्थिति आ गई है, तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, क्योंकि वहां पर देश की एकता अखंडता का सवाल हो जाता है ना। तो ये व्यवस्था तो सभी जगह दी हुई होती है कि केंद्र हस्तक्षेप कर सकता है, और वह कैंटन के विधानमंडल को निलंबित भी कर सकता है, यानी कुछ समय के लिए सस्पेंशन कर सकता है, सस्पेंशन उसका हो सकता है, और जब तक व्यवस्था नहीं संभले तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट उस व्यवस्था को देख सकती है, नया जो विधानमंडल है वो वहाँ पर आ सकता है। तो इतना नियंत्रण तो है वहाँ पर। वैसे कोशिश ये की गई है कि कैंटन अपने आप में जो है वो काफ़ी शक्तिशाली है वहाँ पर, लेकिन फिर भी वहाँ पर चूंकि सबसे बड़ी चीज़ तो किसी भी देश की एकता और अखंडता होती है, यदि ऐसी स्थिति आती है तो राज्य जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो स्टेट गवर्नमेंट के किसी कार्य में हस्तक्षेप कर सकती है। स्टूडेंट्स, एक जो है नवीन संविधान में ये पूरी तरह से एक विशेषता इसमें और जोड़ी गई है। एक विशेषता मैंने आपको पहले बताई थी नवीन संविधान की, जो मेरा वीडियो का सेकंड पार्ट था, कि जो अधिकार है, अधिकार पत्र है, वो पहले संविधान में नहीं था। इसी प्रकार से जो सेकुलर स्टेट है वो पहले की में था, लेकिन थोड़ा सा उसमें कुछ एक बिंदु था जो कि उसे पूरी तरह से सेकुलर घोषित नहीं करता था। लेकिन नवीन संविधान में लोगों को अधिकार भी दिए गए हैं, अधिकार पत्र है, अनुच्छेद 7 से लेकर के अनुच्छेद 36 तक। इसी प्रकार से ये पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और जो संविधान का अनुच्छेद 15 है वह ये अधिकार प्रदान करता है कि इसका स्वरूप पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष रहेगा, और यहाँ के सभी नागरिकों को धर्म और दर्शन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। और जो पूर्व संविधान था उसका एक अनुच्छेद था 51, और उसमें जो जीसस धर्म है, जो ईसाई धर्म की एक ब्रांच है, एक शाखा है, रोमन कैथोलिक चर्च जो है, और उससे संबंधित जो भी शाखा है, उससे संबंधित जो भी वहाँ पर होता होगा इस तरह का, उन पर वो प्रतिबंध लगाता था। तो स्टूडेंट्स, जो नया संविधान है उसमें इस प्रकार का कोई भी उल्लेख नहीं है, यानी उनकी जो ये छोटी सी एक कमी थी, उनको संभवतः ये कमी लगती होगी, तो उन्होंने इस कमी को अपने नवीन संविधान में पूरा कर दिया। आप देखिए कि वहाँ का संविधान वहाँ का सुधरता जा रहा है। जैसे संविधान हम कहें कि कुछ यदि कमी थी, वहाँ के लोग कितने जागरूक हैं, कितना अच्छा वहाँ का देश है वो, कि वहाँ पर यदि ये छोटी सी कमी उन्हें लगी कि नहीं, इस तरह का कोई बंधन वहाँ नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने उस बंधन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। अगली जो विशेषता है ये भी वहाँ बहुत ही अनूठी है, बहुभाषी राज्य, मल्टीलिंगुअल स्टेट। हमारा भी बहुभाषी है, और आपको पता है कि राजभाषा हमारी हिंदी है, और अंग्रेजी को एक सहायक भाषा के रूप में हमारे यहाँ रखा गया था प्रारंभ में। लेकिन देखिए वहाँ पर अन्य देशों के समान एक राजभाषा नहीं है। स्विट्जरलैंड में भाषाई विविधता है, और थोड़ी सी वहाँ पर, चूंकि वहाँ पर लोग, मैंने बताया कि बहुत जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, और लोगों की हर एक समस्या को वो अपनी समस्या उन्होंने समझा है, बहुत अच्छी तरह से सारी समस्याओं का वो सामना करते हैं, इसलिए उन्होंने भाषा की समस्या को भी बहुत ही आसानी से सुलझा लिया। वहाँ पर देखिए 4 भाषाएं बोली जाती हैं, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और रोमांच।
हालांकि वहाँ पर जर्मन बोलने वाले बहुत ज़्यादा हैं और रोमांच बोलने वाले लगभग 1% ही लोग होंगे। इसके बावजूद भी वहाँ पर सभी को पूरी तरह से संतुष्ट किया गया और वहाँ पर ये जो चारों भाषाएं हैं, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और रोमन, चारों को ही राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। तो वहाँ पर जो भी कार्य होता है वो इन चारों भाषाओं में ही होता है। राजकार्य और जो भी कागज निकलते हैं वो चारों भाषाओं में निकलते हैं, जो आदेश निकलते हैं वो चारों भाषाओं में निकलते हैं। तो है ना अनूठा प्रयोग, कितना अच्छा लगता है कि यदि इस तरह का हो कि कहीं कोई भाषा संबंधी समस्या नहीं हो। हम परेशान होते रहते हैं हिंदी के लिए, इंग्लिश वाले परेशान होते हैं। इंग्लिश हालांकि हमारी कोई ऐसी भाषा नहीं है। और जो साउथ के देश हैं, साउथ के जो हमारे स्टेट हैं, वो हिंदी को लेकर रोना रोते रहते हैं। सबका अपना अपना रोना है। तो ये स्थिति यहाँ पर नहीं है और सभी भाषाओं के साथ में, सभी जो व्यक्ति है, भाषाई व्यक्ति, उनके साथ में पूरी तरह से न्याय किया गया है। एक जो विशेषता बहुत अलग है वो है प्रशासनिक कानून पर आधारित न्यायपालिका। देखिए यूरोप के बहुत सारे देशों में इस प्रकार की व्यवस्था है। फ्रांस में तो बहुत लंबे समय से ये व्यवस्था चली आ रही है। प्रशासनिक कानून यानी जो प्रशासनिक व्यक्ति हैं, प्रशासनिक जो कर्मचारी हैं, उनके लिए अलग से न्यायालय यहाँ पर बनाए गए हैं। तो आम आदमी के लिए और प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए अलग से यहाँ पर अलग अलग न्यायालय हैं दोनों के लिए। और चूंकि देखिए प्रशासनिक कर्मचारियों की अपनी समस्याएं भी हो सकती हैं। प्रशासनिक कर्मचारियों की अपनी कुछ क्या है कि समय की पाबंदी भी हो सकती है कि सबके अपने ऑफिस टाइम होता है, वर्किंग टाइम होता है, सबका कैसे आए वो उनकी अपनी समस्याएं हैं। तो इन सबको देखते हुए जो प्रशासनिक न्यायपालिका होती है वो उसके अनुसार कार्य करती है। तो यहाँ पर आम आदमी के लिए और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए अलग अलग न्यायालय हैं और अलग अलग प्रशासनिक कानून और न्यायालयों की व्यवस्था और उनके लिए नागरिक अधिकार और स्वतंत्रताओं को बहुत अच्छी तरीके से रक्षा करने के लिए व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और इस प्रकार स्विट्जरलैंड में जो है वो पूरी तरह से उदारवादी आदर्श और लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसको अपनाने का प्रयास किया गया है। यानी किसी प्रकार से लोगों को परेशान करने की कोशिश नहीं की गई है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी करेगा कि मैं कैसे छुट्टी लेकर जाऊं। और बहुत लंबे लंबे केस चलते हैं, वहाँ ऐसे लंबे केस खिंचते भी नहीं है हमारी तरह से। तो वहाँ पर ये सब व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। हमें लग रहा होगा काश कि हमारा संविधान भी ऐसा होता, हमारे यहाँ पर भी इस तरह होता। तो ये लोगों तो इसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम इतने ना तो जागरूक हैं, ना इतने हम ईमानदार हैं, ना हम इतने पढ़े लिखे हैं। अपने देश के प्रति हमें पूरी तरह से समर्पित रहना होगा, तब ऐसा संविधान हम भी बना पाएंगे कभी आगे चल करके। और इतना सुंदर जिसका कि दूसरे देश के जो व्यक्ति हैं, दूसरे देश के जो स्टूडेंट हैं, वो उसकी महिमा का गुणगान करें। तो स्टूडेंट है ना कितना अनूठा, कितना प्यारा संविधान। तो आपको आशा है मेरा ये जो वीडियो है वो बहुत अच्छा लगा होगा। और इसके साथ ही मैं ये बंद करती हूँ और मेरा ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और आप शेयर करिए इसको, मेरे वीडियो को कमेंट करिए और मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट को आप सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।